हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 8th ज्योग्राफी का। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4. So we have discussed chapter number 3 in our previous chapters, but now we will discuss our next chapter, that is chapter number 4, agriculture. So in agriculture we will study many things कि how the agriculture started, how agriculture evolved, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. So let us start our new chapter, chapter number 4 in geography class 8, that is agriculture. As you all know, in India our majority population is dependent on agriculture. So agriculture is a main economic activity in our country. तो चलिए देखते हैं. All these things we will discuss through an example. चलिए, what is the example here? Agriculture. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में कुछ जो है चिल्ड्रन बताए गए. कौन है देखिए. तो रजनी, अमन, नेहा, ये 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन है. वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ फार्मर टिलिंग लैंड. वो क्या कर रहे हैं देखिए, वो जो है ऐसे ही घूम रहे हैं और वो एक विलेज में घूम रहे हैं. तो देखिए उन्होंने एक फार्मर देखा, किसान देखा, जो अपने लैंड को जो है जोत रहा है. एक तरह से खेती करने के लिए उसको बहुत ज्यादा चीजें वहां पे चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है लैंड को, ताकि कुछ ना कुछ उग जाए जो भी वो बीज डालेगा. अब द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर से उन्होंने कुछ पूछा होगा, फार्मर ने उनसे कहा that he was growing wheat, कि भाई वो गेहूं उगा रहा है, and had just added manure to the soil to make it more fertile, और just उसने खाद डाली है ताकि जमीन जो है उपजाऊ हो जाए, फर्टाइल हो जाए, so that everything will be done and the crops will grow. उसके बाद कई सारी और चीजें भी करनी है, वाटर वगैरह की अलग नीड है. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो ब्रेड और बिस्किट बनाए जाएंगे. जितना भी वो गेहूं उगाएगा वो जो है वो बेच देगा मंडी में, और फिर वो जो है मंडी से फैक्ट्रीज में जाएगा, जहां पर ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह जो है उस आटे वगैरह से बनाए जाएंगे, फ्लोर से. यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे दी गई है, देखिए. अब और क्या बताया गया है. Now, agriculture means cultivation or growing of crops. So agriculture is a main economic activity in our country, as you all know. Agriculture means what? Cultivation or growing of crops. कि भाई जैसे जैसे क्रॉप्स का ग्रो होना शुरू होता है, पहले वो थोड़ी सी घास होती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, इस तरह से जो एग्रीकल्चर. अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. पूछा जा सकता है व्हाट इज एग्रीकल्चर. So agriculture means cultivation or growing of crops. It also includes activities like what? Activities like rearing of livestock. तो livestock क्या होता है भाई? आपने देखा होगा एनिमल्स. तो जो एनिमल्स है जैसे कि बफेलो, कैटल्स, वो सारी की सारी लाइवस्टॉक में आती है. फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये जो है एक्टिविटीज है जो एग्रीकल्चर में होती है. अब देखा जाए तो फिशिंग को लेकर आप कंफ्यूज होंगे, मगर फिशिंग जो एक्टिविटी है वो भी एक तरह का पालन है, जहां पे आप क्या करेंगे, फिश को पालेंगे. एक तरह से फिशी एग्रीकल्चर हो गया. इस वजह से हम उसे एक अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग कल्चर है, उसके बारे में देखेंगे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर से सारा फूड आता है. तो एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर में आप ये एग्जांपल और ये चीजें लिख सकते हैं. सो व्हाट इज एग्रीकल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताइएगा. ठीक है. अब चलिए आगे चलते हैं. ये तो हमने यहां पे देख लिया. नाउ व्हाट वर्ड ओरिजिन. सो द एग्रीकल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम वेयर. कहां से आया ये एग्रीकल्चर वर्ड? लेट अस सी. चलिए देखते हैं. वर्ड ओरिजिन. द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड from the Latin words ager और agri. तो ager और agri से agriculture बना है. You should know. Meaning what? Soil and culture. Meaning
मतलब एगर और एग्री है जिसका मतलब होता है सॉइल, और एक और कल्चर वर्ड जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल। तो सॉइल कल्टीवेशन इस वर्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर का, और ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर से। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एग्रीकल्चर क्या होता है, तो आप चाहे तो इसका वर्ड जो है उसका ओरिजिन भी बता सकते हैं। अब एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच अबाउट 50% of the world's population is engaged. Now 50% population of the world is doing agriculture. सब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हैं, तो सारे के सारे इस पर डिपेंडेंट है। और अगर इंडिया की बात करें तो इन इंडिया अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए। These are some data facts, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अदर एक्टिविटी, ये तो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। अब अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो है वो है पिसीसी कल्चर और ब्रीडिंग ऑफ फिश। जो फिश जो है उसकी ब्रीडिंग करवाना और उसे पालना, उसे हम पीसीसी कल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर और ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, और जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पालने को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्कवॉर्म्स को पालना, ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, सेरीकल्चर हो गया। और एपीकल्चर और कीपिंग ऑफ बीज, जो मधुमक्खियां हैं जिनसे शहद हनी बनता है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है वो हनी को पालना, बीज को पालना सॉरी। और हॉर्टिकल्चर जो है वो ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स होता है, जो आप सब्जियां उगाते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर तो कहते ही होंगे, मगर आप ये भी देखिए हॉर्टिकल्चर कहते हैं उन्हें, उनका एक अलग से नाम है। जो सब्जियां उगाएगा, वेजिटेबल्स उगाएगा, उन्हें हॉर्टिकल्चर कहेंगे। और इतना नहीं, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब भी आते हैं। फ्रूट हो गए, फ्लावर्स हो गए, और जो वेजिटेबल्स हो गए, ये जो ग्रो करेगा उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे, याद रखिए। और विटिकल्चर और कल्टीवेशन ग्रेप्स, और जो ग्रेप्स है, जो अंगूर है, उनकी जो पालन करेगा, उनका जो कल्टीवेशन करेगा, खेती करेगा, उन्हें हम विटिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, विटिकल्चर। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक, इससे आपको आसानी होगी। आपसे यही पूछेंगे कि भाई कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, विटिकल्चर, पेसिकल्चर, सेरिकल्चर, व्हाट इज, तो आप आंसर दीजिएगा व्हाट इट इज। अब यहाँ पे देखिए कल्चर जो है कई तरीके के होते हैं, तो ये आपको माइंड में दिया हुआ है, इससे आपको एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे कल्चर जो है समझने में आसानी होगी। कल्चर की जो है कई सारे टाइप्स है, देखिए एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर जो सिल्कवॉर्म्स की वाला है, पीसीसी कल्चर, ठीक है, विटिकल्चर अभी हमने देखा, ग्रेप्स वाला, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स वाला, पीसीसी कल्चर अभी मैंने बताया आपको, फिश ब्रीडिंग वाला। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां देखिए इस रेड बॉक्स में कुछ और चीजें भी है। एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो जो हमने यहाँ पे देखा ना व्हाट इज एग्रीकल्चर, वही है बट इन शॉर्ट फॉर्म। तो साइंस है, कोई आर्ट है कल्टीवेशन की, जिसमें सॉइल में और क्रॉप को बड़ा करने में और एनिमल्स वगैरह को रियर घुमाने में वगैरह, उनको जो है पोषण देने में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसको जो है फार्मिंग भी कहते हैं, एग्रीकल्चर को आप फार्मिंग भी कह देते हैं। और सेरीकल्चर क्या होता है भाई, बताया, सिल्कवॉर्म्स को पालने वाला, ब्रीडिंग कराने वाला। तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, उनको पालना, उनको जो है पोषण देना ताकि बेटर सिल्क प्रोड्यूस हो सके। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्म, और जो फार्मर है अगर वो सिल्कवॉर्म्स को ब्रीड करवाता है तो भी उसकी इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि उसकी डिमांड है। अब आ जाइए पीसीसी कल्चर, ये जो है फिश की ब्रीडिंग वाला कल्चर है। इसमें क्या होता है, फिश जो है उसकी ब्रीडिंग वगैरह कराई जाती है, ठीक है। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, उसमें ये पीसीसी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। टैंक्स, पॉन्ड्स में फिश जो है उसको ब्रीड करवाया जाता है, उसे बेटर फूड, बेटर एनवायरमेंट चीजें दी जाती है। और विटिकल्चर, ग्रेप्स के लिए, ग्रेप्स का कल्टीवेशन जो है विटिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर में आप वेजिटेबल उगा सकते हैं, फूल, फल, सब्जियां, ये सब जो है हॉर्टिकल्चर में आती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर हॉर्टिकल्चर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। चलिए अब हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इट इज,
हाउ इट इज, और कल्चर किस तरह से होते हैं। अब आ जाते हैं हम फार्म सिस्टम। सो व्हाट इज फार्म सिस्टम, हाउ द फार्म सिस्टम वर्क्स, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए फार्म सिस्टम देखते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग can be looked at as a system. So as you all know, agriculture, farming, it is a system which works with some processes. कुछ प्रोसेस के साथ ये वर्क करता है। The important inputs जो एग्रीकल्चर करने के लिए जरूरी है वो है सीड्स, आपके पास बीज होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए आपके पास मशीनरी होनी चाहिए और लेबर होना चाहिए, क्योंकि लेबर जो है सारे के सारे काम कौन करेगा, लेबर ही करेंगे, इंसान करेंगे, मजदूर करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए होनी चाहिए, तब जाके फार्म में सब चीजें बेटर होगी। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लगिंग स्विंग, जो खेत को जोतने का काम होता है ना, प्लगिंग स्विंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है वो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन, पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। वीडिंग, वीड वगैरह है पड़े हैं तो उनको काटना है, उनको हटाना है। हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी भाई, कि भाई उनको हार्वेस्ट करके रखना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। सो द outputs from the system include crops. आउटपुट क्या में क्या आ जाता है भाई, कोई क्रॉप हो गया, दैट मीन्स कोई फसल है, जैसे कि वीट, राइस, और ये है वुल, जो हमारी जो जितनी भी गॉट है, शिप है, उनसे आता है। डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, जो हमारी कैटल्स है उनसे हम ये सारी चीजें होती है, और जो हमारे चिकन है उनसे जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट ये सब चलते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरह से बेटर वे में चलती है, और ये सब जो है फार्म सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ फार्म सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो है आपको एक माइंड मैप भी दिया हुआ है, उसमें क्या दे रखा है, प्लगिंग, स्वाइंग, स्प्रेइंग। यहाँ देखिए प्लगिंग हो रही है, स्वाइंग हो रही है और स्प्रेइंग भी हो रही है, स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, सीड वगैरह मशीनरी लगा रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, क्रॉप्स वगैरह बनाने के लिए आउटपुट हो रहे हैं। क्या आ रहा है, क्रॉप। तो द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, तो फार्म सिस्टम का जो है ये एक माइंड मैप है। यू कैन लुक इनटू इट, किस तरह से सारी चीजें हो रही है। अब फिजिकल इनपुट्स की बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल और क्या क्या इनपुट यहाँ पे है। तो सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल, स्लोप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ह्यूमन इनपुट्स, तो ह्यूमन जो है वो भी कई सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। फिजिकल इनपुट्स में सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, सब जरूरी है। अब ह्यूमन क्या करेगा, स्टोरेज करके रखेगा, लेबर लाएगा, ये देखिए मशीनरी लाएगा, और केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करेगा, फर्टिलाइजर वगैरह का, ताकि बेटर क्रॉप हो और बेटर तरीके से उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो, उसका भी काम करेगा। अब फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स यहाँ पे ये होंगे, एक तो फिजिकल भी है ये सारे के सारे, और ह्यूमन फार्म इनपुट्स हैं कि ह्यूमन जो है क्या क्या उसमें वर्क करेगा। तो सारी चीजें यहाँ पर एक्ट करती है टू कंट्रोल द फार्म। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन फार्म सिस्टम। सो नाउ वी नो व्हाट इज फार्म सिस्टम, हाउ इज एग्रीकल्चर वर्क्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर देयर, ये सब हम देख लिया, और वर्ड ओरिजिन भी देखा एग्रीकल्चर का। अब हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स व्हाट, यू आर नॉट एबल टू और यू आर नॉट गोइंग टू यूज द केमिकल्स, तो आप केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा फैक्ट है। सो लेट अस डिस्कस। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। So in this type of farming, what is going to happen is organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. तो केमिकल्स को हटा करके सारी चीजें यूज करी जाती है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई केमिकल वगैरह का यूज नहीं होता, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक रियलिटी है टुडे। सो केमिकल्स का यूज कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ गुड एनवायरनमेंट एंड अ गुड एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्म सिस्टम। सो अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड टू यू कि भाई फार्म सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज फार्म सिस्टम, सो यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स और यू कैन राइट
related to it. अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, factors influencing agriculture. So there are many factors which influence agriculture, because agriculture is an activity which is happening in our land. So crops can only be grown on arable land where the land is too fertile so that we can grow more and more. Apart from arable land, means agricultural land, crop cultivation is affected by factors like physical features, climate, soil and economic and human factors. कोई क्लाइमेट वगैरह से, कोई अलग अलग चीजों से बाढ़ वगैरह हो गए या फिर कोई और दूसरी परेशानी हो गई, ये सारी चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम्स फेस हो जाती है, या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया. सो देयर आर मेनी इश्यूज व्हिच अराइज इन अ लैंड. सो अरेबल लैंड इज नेसेसरी टू ग्रो अ क्रॉप. और अदर फैक्टर्स तो यहाँ पे है. तो सारे के सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं अरेबल क्रॉप के लिए. पहला फैक्टर है फिजिकल फीचर्स, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है सॉइल, फिर इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर. ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एग्रीकल्चर. ऑल दीस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इन आवर लैंड. So we will discuss one by one all these factors, physical features, climate, soil, economic, human factors. ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे one by one. All these things we will discuss one by one. तो चलिए देखते हैं. Physical features. First thing which affects agriculture is physical features. So there are many things which affect our agriculture. उनमें है physical features भी है. Land forms influence crop cultivation टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. तो जो लैंड फॉर्म्स है वो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं क्रॉप कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा एक्सटेंट. फर्टाइल प्लेन्स हो गए हमारे, जो लैंड फॉर्म्स है बहुत ज्यादा जरूरी है. मान लीजिए कोई ऐसा लैंड फॉर्म है तो एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. फर्टाइल प्लेन्स होने जरूरी है. लाइक अवर यूपी का प्लेन जो है क्या है, फर्टाइल है. हमारे राज्य यूपी का, हमारे स्टेट का. अब रिवर वैलीज भी होनी चाहिए जो यूपी स्टेट में है. डेल्टाज होने चाहिए जो हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में है. आर मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग. सो दीज स्टेट्स आर मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग. व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑन डेल्टा फार्म्स, दीज आर ऑन प्लेन्स विच आर फर्टाइल, रिवर वैलीज. तो इन जगहों पर पानी की कोई कमी नहीं है, इस वजह से वहां पर जो है बेटर एग्रीकल्चर हो सकता है. सो दिस इज द नेसेसिटी. इन दीज एरियाज the land has alluvial soil. Alluvial soil means fertile soil, and population concentration is high. Wherever the fertile soil is there, population concentration वहां होगी. क्यों? आप यूपी स्टेट की पॉपुलेशन देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा. है क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल है, और फर्टाइल सोइल होने की वजह से वहां पर ज्यादातर लोग आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. और जहां पर लोग ज्यादा एग्रीकल्चर कर सकेंगे वहां पर ही ज्यादा पॉपुलेशन होगी. इसी वजह से एग्रीकल्चर की वजह से ही यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. अब हैंस चीफ फार्म, और वहां जो है वाटर भी है इस वजह से. अब हैंस चीफ फार्म लेबर इज इजीली अवेलेबल. अब चूंकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हर कोई वर्क करना चाहेगा, और उसको वर्क हम कम वेज में भी करा सकते हैं. ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ फार्म मशीनरी इज कन्वीनियंट. और जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो यूज है किसका, फार्म मशीनरी का, वो भी कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा आसान है. इन प्लेट्यूज अगर हम देखें, द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स मेक्स प्लगिंग डिफिकल्ट. और अगर हम प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यूज कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स, यहाँ पे जो रॉक वगैरह होते हैं, उस वजह से जो प्लगिंग है, जो हम जोतते हैं खेत को, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. और सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती, और उसे हम जोत भी नहीं सकते. तो ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल फीचर्स. सो ऑल दिस फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट, लैंड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इन माउंटेन्स द सॉइल इज थिन एंड सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस इजीली. माउंटेन में क्या होता है, रिवर वगैरह आती है तो जो भी सॉइल है उसको उड़ा के ले जाती है. इस तरह सॉइल इरोजन होता है, एक जैसी जगह पर सॉइल जो है चल जाती है. ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ फार्म मशीनरी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. अब इस तरह की टेरेन्स में मशीनरी को ले जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, और कोई डिजास्टर का खतरा होता है, कभी कभी लैंडस्लाइड भी हो जाती है. सो ऑल दिस थिंग्स हैपन. दैट्स व्हाई फिजिकल फीचर्स लाइक लैंड फॉर्म्स,
like plains, river valleys, plateaus, mountains, all these things are an important task in agriculture. तो एग्रीकल्चर के लिए फिजिकल फीचर्स जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनको एग्रीकल्चर करने को नहीं करने को। तो इस तरह से मैंने आपको फिजिकल फीचर्स में सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब आ जाइए क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज एन अनदर थिंग विच इन्फ्लुएंस अवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। So the crops that can be grown in a particular area depend on the temperature and rainfall of that area. अब जो भी क्रॉप ग्रो हो सकती है in a particular area depend on the temperature and rainfall of that area. For example, rice requires a lot of heat and water, hence it is grown in wet tropical and subtropical regions, while wheat requires moderate amount of heat and water and is grown in dry subtropical and temperate regions. तो जो चीजें कम पानी चाहिए wheat वो उग सकता है कम दूसरी जगहों पे, और जहाँ ज्यादा पानी चाहिए वो राइस उगा गए। तो इस तरह से जो है क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर राइस आपको ग्रो करना है यू नीड मोर वाटर, व्हीट चाहिए सो यू नीड लिटिल वाटर और मे बी मॉडरेट वाटर। इस तरह की चीजें आपको चाहिए होगी। तो क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो मिलेट्स हैं कैन ग्रो इन हॉट एरियाज विद लेस रेनफॉल। अब अगर जैसे राजस्थान जैसे इलाके हैं जहां पर जो है रेनफॉल बहुत कम होता है, वहां पर मिलेट जो है वो आसानी से ग्रो की जा सकती है। दीज आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। अब प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन प्लेसेस विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड thus hardly any agriculture activities occur there or occur here. अब जहां कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पर ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। यू कैन ग्रो सम थिंग्स बट इट इज वेरी हार्ड टू ग्रो दैट इन दैट लैंड। तो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करना नॉट दैट इजी, बट यू कैन ग्रो आफ्टर सम एफर्ट, बट इट इज नॉट दैट इजी टू ग्रो। इस तरह से क्लाइमेट अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो टेम्परेचर, रेनफॉल ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों पर भी एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। इस वजह से क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंसर है इन अवर एग्रीकल्चर सिस्टम। अब आ जाते हैं सोइल पे। एग्रीकल्चर होगा कहाँ? इट इज हैपनिंग ऑन अ सॉइल। इट इज हैपनिंग ऑन अ सॉइल। तो अगर सॉइल को देखें हम तो क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ सॉइल also determines the type of crops that are grown. अब जो क्वालिटी है ना सॉइल की वो डिटरमाइन करेगी, also determines the type of crops that are grown, कि भाई कौन सी चीजें ग्रो होगी वो भी डिस्कस होगा। अब एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है एंड मोस्ट क्रॉप्स कैन ग्रो इन इट while clay soil retains a lot of water and only crops which thrive in water are grown in it. Soils which are porous and contain high nutrients produce good crops. तो जिन सॉइल्स में हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो जैसे एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, तो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रो होगी। यहाँ वाटर की कमी भी नहीं है, वाटर जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से चीजें होती है, हाई न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें तो ज्यादा अच्छी तरह से प्रोड्यूस होगी क्या? क्रॉप। तो सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन डिटरमाइनिंग एवरीथिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है, तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हिच इन्फ्लुएंस आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब आ जाता है इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स तो नेचुरल है, फिजिकल फीचर्स, सॉइल वगैरह, ये सारे फीचर्स तो क्या है? नेचुरल फीचर्स है। ये तो हमने देख लिए, क्लाइमेट भी नेचुरल है। मगर ये इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर्स है वो जो है ह्यूमन के द्वारा ड्राइवन। तो इस वजह से हम ह्यूमन ड्राइवन जो फैक्टर्स है वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।